नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डीएनएस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी और बहुत जल्दी आप लोग का एग्जाम आने वाला है। तो बेसिकली हम बात करें बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को, तो उनका एग्जाम बहुत जल्दी नजदीक है। जिन बच्चों का एमसीक्यूज बेस्ड पे एग्जाम है उनका 1-2 दिन के अंदर ही एग्जाम है। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए कि आप लोग एग्जाम दो और अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करो आप लोग। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसका पर्पस है कि आपका जो यूनिट नंबर 6 है, जो आपके फिजिक्स का यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम है डायाफ्रिक्शन, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हो हिंदी में। आज उसके हम टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज करने का पर्पस है कि आपको एक बेसिक आइडियाज लग जाएगा कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो जस्ट फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या आपने पढ़ा है क्लास के अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन एनी डिटेल, बहुत डिटेल में आप लोग को नहीं बताने वाला। जो जितना आपको जरूरत है, जितना आप लोग एग्जाम में करके आ सको, क्योंकि अब समय नहीं है बहुत डिटेल में बताने का। और आप लोग का एमसीक्यूज बेस्ड पे है, जिनका इवन और सेमेस्टर पे चलता है, जिनके यहाँ कैरिकुलम फॉलो होता है, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खासकर जिन बच्चों का अभी रिटन एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूला और जो थ्योरीज है वो सेम है, बस रिटन वाले में लिखना रहता है और एमसीक्यूज वाले में उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये टॉप 25 एमसीक्यूज है। आई होप कि इसको विद इन द 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर इसको हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। और कुछ चीजें हैं जो बहुत बड़ा, ये डायफ्रैक्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें फ्रॉनहोफर फेनेलर डायफ्रैक्शन के बारे में, डायफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन वो अगर उतना डील करने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम हम लोग का जाया होगा। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम हमको वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अपने पेपर पे, अपने रफ शीट पे एक जगह क्वेश्चंस को समराइज किया होगा, ताकि जब हम ये क्वेश्चंस को डील करें तो आप वो फार्मूला देख के आप यहाँ पे अप्लाई कर सके। कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकली हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके क्या है, न्यूमेरिकली होंगे। तो न्यूमेरिकली के लिए यू विल बी रिक्वायर्ड द फार्मूला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर कहते हैं क्वेश्चन में ही छुपा होता है। अगर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रूलिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। द नंबर ऑफ रूलिंग, अगर नंबर ऑफ रूलिंग को इंक्रीज कर देंगे किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, तो क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ रूलिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज मेड लार्जर देन, शायद मिस प्रिंट भी हो गया है, यहाँ पे मिस टाइप भी हो गया है। तो मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ रूलिंग इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज मेड लार्जर, अगर किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में रूलिंग को अगर हम हाई कर देंगे, यानी रूलिंग को बढ़ा देंगे, ध्यान से रहना। अगर अगर डायफ्रैक्शन में हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और पतला करना चाहिए, हाँ। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, अगर हम किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में अगर हम क्या कर दें मुन्ना, अगर हम अपने रूलिंग को बढ़ा दें, रूलिंग को इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है द प्रिंसिपल एंड द सेकेंडरी मैक्सिमा, दोनों ऑल लिखा है ब्रैकेट में, बिकम शार्पर एंड मोर इंटेंस। दूसरा क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेकेंडरी मैक्सिमा बिकम फेंटर एंड लेस इंटेंस। थर्ड वन है द प्रिंसिपल मैक्सिमा बिकम मोर इंटेंस वाइल सेकेंडरी मैक्सिमा बिकम वीकर। और फोर्थ ऑप्शन है द प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बिकम वीकर वाइल द सेकेंडरी मैक्सिमा बिकम शार्पर एंड मोर इंटेंस। तो देखो, जब जब हम क्या करते हैं, जब ग्रेटिंग बढ़ा दे, रूलिंग बढ़ा देते हैं किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, तो होता क्या है कि जो एडजेसेंट लाइन होती है, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न्स होते हैं, उनके बीच की जो क्या बोलते हैं, एडजेसेंट लाइन होती है, उनकी स्पेसिंग जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। जो एडिशन लाइन होती है ग्रेटिंग में, उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो डिक्रीज कर जाती है जब रूलिंग बढ़ाते हैं ना। रूलिंग मतलब ऐसे खांचे लगाना, ठीक है, ऐसे खांचे लगाना। जब रूलिंग बढ़ा देते हैं तो जो दो लाइन होती है ना, जैसे पहले मान लो कि एक कोई आपका कोई ऐसे कोई पत्थर था, आपने उसको ऐसे ऐसे रूल किया ना, अब क्या किया, रूलिंग बढ़ा दिया, यानी इसी इतने ही लंबाई में आपने और रूलिंग कर दिया और ऐसे खांचे लगा दिए। इससे क्या होगा कि जो दो लाइन से उनके बीच की स्पेसिंग क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाती है रूलिंग इंक्रीज करने पे। और उससे बढ़िया फायदा हमारा क्या होता है, हमारा फायदा ये होता है कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है डायफ्रैक्शन में, क्योंकि डायफ्रैक्शन में ऐसे आपका कुछ ऐसे पैटर्न्स बनता है, ऐसे 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 आपके पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, जो आपका सेंटर वाला होता है, ब्राइट वन होता है, उसके बाद डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे ही हम रूलिंग बढ़ा देते हैं, जो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, जो बीच वाला मैक्सिमा होता है, वो क्या हो जाता है, और शार्पर हो जाता है, उनकी जो विड्थ होती है और घट के मतलब और शार्पर हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे हो जाती है कुछ इस तरीके से, ये शार्पर हो जाती है, ये विड्थ जो है ये और कम हो जाती है, यानी वो और शार्पर हो जाता है।
और उसके बाद की जो दूसरी लोब्स होती हैं, जो सेकेंडरी मैक्सिमा होती हैं, वो क्या हो जाती है, वो वाइडर हो जाती है। तो जब हम रूलिंग बढ़ा देते हैं, जो जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, जो बीच एकदम सेंटर वाला जो आपका पैटर्न बनता है, जो ऐसे लोब बन रहा है, वो क्या हो जाता है, और कंप्रेस हो जाता है, यानी उसकी शार्पनेस बढ़ जाती है। और जो उसके बाद वाले जो लोब्स होते हैं, उसके बाद वाले जो आपके मैक्सिमास होते हैं, उनके क्या कर जाते हैं, वो वीकर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का राइट होगा। तो जब हम रूलिंग करते हैं, रूलिंग करते किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जब रूलिंग करते हैं, रूलिंग बढ़ाने से जो लाइंस होती है उनके बीच की स्पेसिंग घट जाती है, उसकी बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, स्पेसिंग क्या कर, रूलिंग बढ़ाने से उनकी बीच की स्पेसिंग घट जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है बहुत शार्पर हो जाता है, और सेकेंडरी मैक्सिमा क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ ग्रेटिंग हैविंग एन स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू। देखो ये क्वेश्चन पे, ये फार्मूले पे बेस्ड है सीधे। कह रहा है कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है किसी ग्रेटिंग के जिसमें एन स्लिट प्रेजेंट है, वो किसके बराबर होती है। तो जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ ग्रेटिंग हैविंग एन स्लिट, अगर किसी ग्रेटिंग के पास एन स्लिट है तो उसकी जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है, अगर इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करो तो ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ग्रेटिंग के स्क्वायर के, जितने आपके जितने प्रेजेंट है, एन स्लिट प्रेजेंट है, जितने स्लिट्स प्रेजेंट है उसकी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर स्लिट्स बढ़ाओगे, नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ाओगे, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो डबल गुना है, 2 गुने स्पीड से क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहां से जो आपका दूसरे का है वो आपका सी जो होगा वो राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन अ डबल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न several डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर सीन। कह रहा है एक डबल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न्स में, जैसे हमारा डबल स्लिट इंटरफेरेंस होता है ना, वैसे ही डबल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न्स भी होता है। उसमें बहुत सारे हमको डार्क और ब्राइट बैंड देखने को मिल रहे हैं। फॉर व्हाट पाथ डिफरेंट आर द डार्क बैंड फॉर्म। जैसे हम इंटरफेरेंस में कहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस शुड बी n+1/2 लैम्डा/2 के बराबर होना चाहिए। इसी तरह डायफ्रैक्शन स्लिट, डबल स्लिट डायफ्रैक्शन में अगर हमारा डार्क बैंड देखना है तो पाथ डिफरेंट कितना होना चाहिए। तो अगर डार्क बैंड के लिए अगर हम बात करें तो पाथ डिफरेंट मेरे मुन्ना यहाँ पे लिख लो, डायफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंट जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए n+1/2 इंटू लेमडा, इतना होना चाहिए डायफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंट, तब जाके हमको डार्क बैंड फॉर्म होंगे। तो क्या है इसका, देख लो कौन सा ऑप्शन है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिट ये भी नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ये भी नहीं होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, यानी आपका यहाँ पे λ/2 भी होगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का ये डी ऑप्शन जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। चलो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉनहोफर, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आप लोग के जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे वैसे आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें पेयरिंग करनी होगी। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल पैरेलल स्लिट इज ऑब्टेन। फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न्स में हम मल्टीपल, एक से ज्यादा आइडेंटिकल पैरेलल स्लिट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये बता रहा है इफ द नंबर ऑफ स्लिट इज डिक्रीजेस। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्लिट है, मान लो n की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ स्लिट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, कीपिंग द टोटल अपर्चर विड्थ एंड द स्लिट साइज कांस्टेंट, हाउ आर द फ्रिंजेस अफेक्ट। अगर n की साइज को हम क्या कर रहे हैं, आपको डिक्रीज कर रहे हैं, टोटल अपर्चर, और हम क्या कर रहे हैं विड्थ ऑफ स्लिट साइज, यानी स्लिट के बीच की जो साइज है उसको हम क्या कांस्टेंट करके अगर हम n की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्लिट अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है द फ्रिंज बिकम हायर, द फ्रिंजेस बिकम ब्राइटर, फ्रिंजेस ब्राइटर हो जाएंगे, द फ्रिंजेस बिकम लेस ब्राइटर, फ्रिंजेस जो है लेस ब्राइटर हो जाएंगे, फ्रिंजेस बिकम ब्रॉडर, फ्रिंजेस चौड़े हो जाएंगे, एंड द फ्रिंजेस बिकम शॉर्टर। ठीक है, तो इसमें से आपको पेयरिंग करनी है। तो क्या होगा जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ, जब हम स्लिट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ध्यान रखना, जब हमारा कंस्ट्रक्टिव आपका इंटरफेरेंस होता है जो डायफ्रैक्शन में, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जो डायफ्रैक्शन में, उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। एन की वैल्यू डिक्रीज करने पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो ब्राइटनेस होती है, जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, ठीक है, जहां ब्राइट पैटर्न्स बनते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है जहां पे ब्राइट पैटर्न्स बन रहे हैं उसकी उसकी इंटेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इससे होता क्या है कि जो फ्रिंजेस होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके लेस ब्राइटर हो जाते हैं, फ्रिंजेस जो है आपके लेस ब्राइटर हो जाते हैं, यानी ये तो सही है।
कि n की वैल्यू डिक्रीज करोगे, यानी स्लिट की वैल्यू डिक्रीज करोगे, नंबर ऑफ स्लिट की वैल्यू डिक्रीज करोगे, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी वो डिक्रीज करेगी, यानी फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि वो लेस ब्राइट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि उसके बाद क्या होगा, अब क्या होंगे, वाइडर होंगे या शॉर्टर होंगे, यानी वो जो इंटरफेरेंस जो है, जो आपके विड्थ जो आपका मैक्सिमा बन रहा था वो आपका फैलेगा या सिकुड़ेगा, वो आपको देखना है। तो एक तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या है कि जब आप एन की वैल्यू डिक्रीज करते हो तो आपका जो फ्रिंजेस होता है वो ब्रॉडर हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। इंटेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि ये जो फ्रिंजेस होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं। इसका मतलब इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी फ्रिंजेस लेस ब्राइटर हो जाएंगे और फ्रिंजेस जो है ब्रॉडर चौड़े हो जाएंगे, यानी ये पहले ऐसे हुआ करते थे, अब थोड़ा सा ये ऐसे चौड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए चौथे का? तो देखो पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा मिल रहा है? दूसरा और तीसरा, यानी इसका बी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का। बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है। पांचवें क्वेश्चन पे आओ। इन ए ट्रांसमिशन ग्रेटिंग द ट्रांसपेरेंट एंड द ओपेक स्ट्रिप आर ऑफ इक्वल विड्थ, द अपसेंट ऑर्डर आर। कह रहा है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक जो स्ट्रिप्स है वो इक्वल विड्थ के हैं, यानी ट्रांसपेरेंट और ओपेक विड्थ, ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी जो स्ट्रिप्स हैं वो इक्वल विड्थ के हैं। तो कह रहा है कि द अपसेंट ऑफ ऑर्डर आर, तो कह रहा है कि जब हमको कब ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑर्डर तब नहीं मिलेगा जब हमारा अब्सेंट द ऑर्डर ऑफ, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, जो आपका जब ये आपका बी इवन होगा, जब ऑर्डर आपका इवन होगा, जब अब्सेंट, जब आपका क्या होगा, द अब्सेंट ऑर्डर आर, जब हमारा इवन, जब इवन ऑर्डर होगा तब हमारा ये आपके जो ऑर्डर होंगे वो अब्सेंट होंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका पांचवे का बी इज द राइट आंसर। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। द सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन अरेंजमेंट इज कंप्लीटली इंसर्टेड इन वाटर, द फ्रिंजेस सिस्टम विल बी। कह रहा है कि अगर सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में पूरे अरेंजमेंट को ही हम पानी में डिप्ड कर दे रहे हैं, पानी में डुबो दे रहे हैं, तो फ्रिंजेस सिस्टम विल बी। ऐसा आपने जब आपने न्यूटन रिंग में पढ़ा होगा, तो न्यूटन रिंग में भी यही कहता है कि न्यूटन रिंग के पूरे सेटअप को अगर हम लिक्विड में डुबो देते हैं तो क्या होता है, रिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका डायमीटर घटता है या बढ़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके इंटरफेरेंस वाले में भी आता है। डायफ्रैक्शन में भी है कि सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट को, पूरे सेटअप को ही अगर पानी में डुबो देंगे तो फ्रिंजेस क्या होंगे। देखो जो हमारा इसमें पता है कि जो हमारे आपके एंगुलर विड्थ आती हैं जो फ्रिंजेस की, वो किसके बराबर होती हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगभग बराबर होती है लैम्डा बाई ए के। यानी जो एंगुलर विड्थ होती हैं, जो आपके आपके जो एंगुलर विड्थ होती हैं जो भी आपके पैटर्न के, वो प्रोपोर्शनल होती हैं लैम्डा के। अगर लैम्डा घटेगा, अगर लैम्डा घटेगा तो फ्रिंजेस क्या होंगी, फ्रिंजेस कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रिंजेस क्या होंगी, आपकी आपकी एक्सपैंड होंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि लैम्डा डिक्रीज करेगा थीटा डिक्रीज करेगा, और थीटा इंक्रीज करेगा तो लैम्डा भी इंक्रीज करेगा। अब देख लो कि जब हम क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो पानी में डुबोने से क्या हो जाता है, जो वेवलेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी में जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर, क्योंकि एयर में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद पानी में डुबोगे तो लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज करने की वजह से लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही लैम्डा डिक्रीज करेगा, क्योंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, इस वजह से थीटा भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा, इससे सीधे सीधे होगा कि जो फ्रिंजेस होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, थीटा डिक्रीज करने लगेगा, एंगुलर विड्थ घटने लगेगा, इसका मतलब है फ्रिंजेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो छठे का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आते हैं। हाफ half a diffraction grating is covered by black paper, as a result of which number of slit reduces to 50% on a such on using such grating। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम क्या कर दें कि ग्रेटिंग को, नंबर ऑफ ग्रेटिंग जिसको एन बोलते हैं, वो घटा के 50% कर दें, एन का 50% कर दें, यानी 50/100 कर दें, यानी हमारा नंबर ऑफ ग्रेटिंग पहले से घट के n/2 हो जाए, तो कह रहा है कि उस केस में क्या होगा। ठीक है, सेंट्रल द पोजीशन ऑफ डायफ्रैक्शन मैक्सिमा विल चेंज, ये तो नहीं होने वाला, मैक्सिमा मिनिमा उसी जगह बनेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्लिट के घटाने बढ़ाने से मैक्सिमा मिनिमा के पोजीशंस में कोई चेंजिंग नहीं आती। द हाइट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी डिक्रीजेस अप टू 1/4 अप टू इनिशियल वैल्यू। हाँ, ये हो सकता है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये पॉसिबल ऑप्शन है। तीसरे पे आते हैं, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट बी चेंज। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग विल नॉट बी चेंज, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है कि हमको पता है कि जो हमारा नंबर ऑफ, जो हमारा क्या होता है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा वो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, अभी बताया है।
अगर n को n/2 कर दोगे तो इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या हो जाएगा, n/2 का स्क्वायर, यानी अपना क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। इनिशियल का 1/4 हो जाएगा, जो आपका जो हाइट ऑफ द हाइट मतलब इंटेंसिटी, तो जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो इनिशियल वैल्यू की 1/4 हो जाएगी जब n की वैल्यू n/2 कर दोगे। ठीक है, वही एक फार्मूला बार बार लग रहा है। द क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या लिखा है जी, क्राइटेरियन, हाँ, द क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन बाय। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन करने के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया किसने दिया था, तो लॉर्ड रिले ने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था। तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, इस फिगर को देखो, फिगर रिप्रेजेंट द डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ टू नियर बाई पॉइंट्स ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पीक मिल रहा, दूसरे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पीक मिल रहा। इसका मतलब है कि इनके बीच में जो अगल बगल की इंटेंसिटी है वो बहुत लो है। इसका मतलब है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, वेल रिजॉल्व्ड है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी एक दूसरे में मर्ज नहीं कर रही है। अगर एक दूसरे में इनका पीक मर्ज कर जाता, इसका मतलब उनको रिजॉल्व अच्छे से नहीं किया गया है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का पीक यहाँ बन रहा, दूसरे ऑब्जेक्ट का पीक यहाँ बन रहा। इसका मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, जब उसको देख रहे हैं, ठीक है, आपका ठीक है, उसका मतलब उनका दोनों का पीक अलग अलग बन रहा है। इसका मतलब है कि वो दोनों वेल रिजॉल्व्ड है। ठीक है, तो इसका इन दोनों का चूंकि पीक अलग अलग है, एक दूसरे में मर्ज नहीं कर रहे हैं, सेपरेट पीक्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि जो दो डायफ्रेक्शन पैटर्न्स हैं वो आपका क्या है, एग्जैक्टली वेल रिजॉल्व्ड है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आओ, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप ऑफ सर्कुलर अपर्चर जिसका डायमीटर डी है और जिसका वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, वो कैसे दिया जाता है। तो जो आपका आपका जो क्या बोलते हैं, जो रिवोल्यूशन होता है, जो रिजोल्यूशन होता है, आर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, थीटा, जो नंबर ऑफ एंगुलर विड्थ होती है वो बराबर क्या होती है, लैम्डा बाई डी के बराबर होती है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 10वें का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो आपका लिमिट ऑफ जो रिजोल्यूशन होता है टेलीस्कोप का, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, वो लैम्डा बाई डी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका 10वें का आपका ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ n इज द नंबर ऑफ रूलिंग इन द ग्रेटिंग, n इज द नंबर ऑफ रूलिंग इन द ग्रेटिंग, n इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कितना होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग को डिफाइन करते हैं लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा से, यानी लैम्डा अपॉन चेंज इन लैम्डा। तो देख लो कौन सा, और यही क्या होता है, यही आपका n इंटू एन के बराबर होता है। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्रेटिंग है, रूलिंग है, नंबर ऑफ रूलिंग है इन ग्रेटिंग, और एन क्या है, कौन सा आप पूछ रहे हो, यानी कि कौन सा आप डायफ्रेक्शन पैटर्न पूछ रहे हो, एन बराबर 1 है कि एन बराबर 2 है, दूसरा है या तीसरा है। ये क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, एन इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम है। तो ये एक पूरा फार्मूला बनता है, इसी वाले फार्मूले का आने वाले समय में यूज होने वाला है। तो रिजॉल्विंग पावर को लैम्डा बाई लैम्डा डेल्टा लैम्डा लिखते हैं और इसको एन इंटू एन के बराबर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लो कौन सा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में देख लो कौन सा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में आपका देख लो लैम्डा अपन डी लैम्डा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाँ, लैम्डा अपन डी लैम्डा की वैल्यू n इंटू एन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12वें क्वेश्चन पे, द सोडियम येलो डबलेट हैज द वेवलेंथ 589 nm और 596 nm, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग रिजॉल्व दीज लाइंस आर। देखो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा। ठीक है, यही रिजॉल्विंग पावर होता है। तो डेल लैम्डा कैसे निकालोगे, ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, दोनों को घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डेल लैम्डा हो जाएगा। 598.6 माइनस 589 में से अगर घटा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 0.6 nm आ जाएगा, ये आपका डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। अब रिजॉल्विंग पावर निकालना है तो एक लैम्डा रख दो, 589 पहला वाला रख दो इंटू नैनोमीटर अपॉन कितना रख दो, 0.6 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद जो ऑप्शन आएगा 98.867 आपका रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लगभग ये अप्रॉक्स किसके बराबर है, 982 के ये बराबर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इट इज नेसेसरी टू। ठीक है, अगर किसी टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो उसका जो डायामीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो इंक्रीज करना होगा, जितना से जितना ज्यादा लाइट आएगा उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो जहां से हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहां से जितना लाइट उस लेंस के अंदर पड़ेगा ना, ठीक है, जितना बड़ा डायमीटर होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का उतना ही ज्यादा वो अच्छे से रिजॉल्व करेगा। ठीक है, इसका मतलब है हम डायमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर हम क्या करते हैं,
आपका इंक्रीज कर देते हैं, और जो आई लेंस का डायमीटर हम क्या करते हैं, डिक्रीज। ठीक है, तो मेन 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 मोटो क्या है कि जब डायमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है वो हमको बड़ा करेंगे, इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे उस ऑब्जेक्टिव लेंस में आएगी, तो हम उसको अच्छे से क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैज द 400 लाइन्स it in all with grating element 12.5 into 10 to the power -7 meter. The maximum resolving power for which it can be used in the range of 7 wavelength 500 nanometer. देखो इस क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन लगेगा छोटे से फार्मूले से। कह रहा है कि डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग लाइन्स दिया है, नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइन्स दिया है 4000 लाइन्स। क्या दिया है, 4000 लाइन्स दिया है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर। मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। ठीक है, मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर के लिए एन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इतना याद रखना। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, रिजॉल्विंग पावर आपका पूछ रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी पूछ रहा है, आर की वैल्यू होती है एन इंटू एन, सीधे फार्मूला लगाओ। ठीक है, आर की वैल्यू एन इंटू एन होती है, 4000 लाइन्स है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4000 लाइन्स आ जाएगा। कुछ बच्चे ये देखने लगेंगे, ये देखने लगेंगे, तो उनको फार्मूला मिलेगा नहीं और वो लगाएंगे नहीं। यहाँ पे खुद ही दे दिया मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, तो रिजॉल्विंग पावर आपका एन इंटू एन होता है, सीधे लगा के इस वाले फार्मूले से आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4000 लाइन्स। इसमें क्या आ गया, इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें कोई आपका आंसर नहीं दिया है, आई होप कि मिसप्रिंट भी हो सकता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग रिवाच कर लेना। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज एन एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा लैम्डा फॉर अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग डिपेंड्स। ठीक है, किस फैक्टर पे जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है, जिसको हम डेल्टा थीटा डी थीटा अपन डी लैम्डा बोलते हैं, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम बिल्कुल डिपेंड करता है, ग्रेटिंग एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है, और कॉस ऑफ थीटा पे भी डिपेंड करता है, यानी कोसाइन ऑफ थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो इसका ये डी डी ऑप्शन जो होगा, 1 2 3 तीनों ऑप्शन पे जो आपका एंगुलर डिस्पर्सन है वो इन तीनों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे, 16वें क्वेश्चन पे, फॉर ए गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंट and diffraction order the number of lines of a plane grating double keeping the width of grating same, how will be the resolving power of a grating changes। कह रहा है कि किसी गिवन एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, किसी डायफ्रेक्शन ऑर्डर पे नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्लेन ग्रेटिंग इज डबल, नंबर ऑफ लाइन को डबल कर दे रहे हैं, कीपिंग द विड्थ ऑफ ग्रेटिंग सेम, ग्रेटिंग के विड्थ को सेम रख रहे हैं, तो रिजॉल्विंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आर बराबर रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, आर बराबर एन इंटू एन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेटिंग होता है, अगर एन को डबल करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है कि फॉर नंबर ऑफ लाइंस प्लेन ग्रेटिंग इज डबल। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन को हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, इट विल डबल, इट विल डिक्रीज। अगर एन को डबल कर दोगे तो रिजॉल्विंग पावर भी क्या हो जाएगा, अगर इसको 2n कर दोगे तो ये आपका 2n कर दोगे, तो ये रिजॉल्विंग पावर भी 2 गुना इंक्रीज कर जाएगा। यानी इसका मतलब n की जगह 2n कर दोगे तो r की जगह 2r हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ये आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, n की वैल्यू इंक्रीज करने पे ये डबल हो जाएगा। आगे आओ, 17वें क्वेश्चन पे आओ। द मिसिंग ऑर्डर ऑफ डायसेक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट डबल स्लिट के लिए 2a बराबर b दिया है। ठीक है, डायफ्रेक्शन पैटर्न फॉर डबल स्लिट, मिसिंग ऑर्डर क्या होगा इसमें आपको पता करना है। हमको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए d sin थीटा या फिर b sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे b लिखा है ना, एक मिनट, ये क्यों चल नहीं रहा यार, हर क्लास में ये एक बार फेल हो जाता है। ठीक है, चल जाओ मेरे भाई, इसको कौन सा रोग पकड़ लेता है यार। हाँ हो गया, तो क्या हो गया, ये आपका थोड़ा सा एज हो जाओ भाई। हाँ, ये होता है बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका ये होता है, और यहाँ बी की वैल्यू 2a दी है, तो 2a साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, मिसिंग ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑर्डर आपका मिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4, क्योंकि 2a है ना, तो 2 4 6 एक ही वैल्यू लोगे, जब एक लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, तो ऐसे 2 4 6 जो ऑर्डर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, मिसिंग ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आओ 18वें क्वेश्चन पे आए।
what is the highest order spectrum which may be observed with the light of wavelength 500 angstrom by means of grating 500 line per centimeter। कह रहा है कि n की वैल्यू पता करना है, जब हमको क्या दे दिया, वेवलेंथ दे दिया है कितना, लैम्डा बराबर दे दिया 500 एंगस्ट्रॉन, और हमारी ग्रेटिंग लाइंस दे दी, n की वैल्यू कितनी दे दी है, n की वैल्यू यानी d की वैल्यू, स्पेसिंग दे दी, नंबर ऑफ लाइंस 5000 लाइन पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने लाइंस, 1 सेंटीमीटर में कितने लाइंस है, 5000 लाइंस है। तो यानी कि ये आपका क्या दिया है, 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5000, 1 सेंटीमीटर में 5000 लाइंस है, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 1/5000 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -2, कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5000 -2, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 2 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू मिल गई, तो जो एन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डी बाई लैम्डा। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ, अगर आपको निकालना है एन की वैल्यू, ऑर्डर निकालना है, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू रख दो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये एंगस्ट्रॉन में है, तो 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉन में, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, तो यहाँ से एन की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो ये 5000 लाइन पर सेंटीमीटर दिया, डी की वैल्यू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने लाइन है वो डी की वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो 1 सेंटीमीटर में कितने लाइन है डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर रिले क्राइटेरियन द टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आर जस्ट रिजॉल्व व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू वन फॉल्स ऑन द। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज पर रिले क्राइटेरियन द टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आर जस्ट रिजॉल्व when the central maxima of the diffraction pattern due to one falls on the। ठीक है, ये कब होता है, जब क्या कहता है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर फॉल करते हैं, जब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर फॉल करते हैं, तो कहते हैं कि ये जस्ट दो स्पेक्ट्रल लाइन हो गई है, उसको जस्ट रिजॉल्व कर दिया है, कब, जब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फॉल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का 19वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। The line of plane transmission grating are the 14,000 grating elements is 14,000 grating elements is कितना दिया है, 12.5 into the power -5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है, डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू दी है 12.5 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, ग्रेटिंग एलिमेंट दे दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रेटिंग कितना दिया, एन की वैल्यू दे दिया 14,000। ठीक है, अब आपका पूछ रहा है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर, अगेन एन की वैल्यू क्या दे दी है, मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर के लिए एन की वैल्यू 1, तो ये एन इंटू एन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14,000 में, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा 14,000 में क्या जो हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14,000। ठीक है, जस्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे लगाए थे। ठीक है, आगे आओ। A plane transmission grating has 4000 lines. The resolving power of second order of wavelength 600 नैनोमीटर। ठीक है, n की वैल्यू दे दी है, n की वैल्यू 2 दी है, सेकंड ऑर्डर का पूछ रहा है, और आपका ग्रेटिंग दी, ग्रेटिंग लाइंस दी है, n की वैल्यू दी है 14,000, कितना दिया 14,000। अगेन वही r का फार्मूला, r बराबर क्या होता है n इंटू n, यानी 14,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18,000, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22वें क्वेश्चन पे आओ। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होता है, अभी बताया था, आर की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू एन इंटू एन भी होता है, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू इसके बराबर भी होती है और इसके बराबर भी होती है, तो इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन इंटू एन, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। यही बताया था ना, आर की वैल्यू डेल्टा लैम्डा अपॉन था, क्या उल्टा था लिख दिया क्या, यहाँ पे देख लो। ठीक है, मैंने बताया था, कहाँ चला गया, आर की वैल्यू लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। ठीक है, आर की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एन इंटू एन। ठीक, आगे आओ। इन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट द ग्रेटिंग हैज 150 रूलिंग, ग्रेटिंग के पास कितने रूलिंग्स हैं, 105 रूलिंग्स हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू दे दी है 500 नैनोमीटर,
तक पूछ रहा है कि कैन रिजॉल्व टू लाइन ऑफ वेवलेंथ डिफरेंस, कितने के वेवलेंथ डिफरेंस के आपको इसको ये रिजॉल्व कर सकता है, यानी डेल्टा लैम्डा की पूछ रहा है, यानी वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है कि आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू लैम्डा अपन डेल्टा लैम्डा होती है, और यही आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर की वैल्यू आपके बराबर होती है एन इंटू एन के। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा की अगर वैल्यू निकालो पहले वाले इक्वेशन से, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाई आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू क्या होती है एन इंटू एन, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन एन इंटू एन। सारी चीज दी है, लैम्डा की वैल्यू दी है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, -9 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन एन की वैल्यू दी है 105 रूलिंग है तो 105 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड ऑर्डर पूछ रहे हैं, एन की वैल्यू 2 दी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सारी चीजें सॉल्व करने के बाद तो डेल्टा लैम्डा कितने के वेवलेंथ के रेंज को वो क्या रिजॉल्व कर सकता है, तो इसकी वैल्यू 0.025 एंगस्ट्रॉन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 0.025 एंगस्ट्रॉन के बराबर आ जाएगी। मात्र 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इस 2 क्वेश्चंस को हम जल्दी से लगा लेते हैं। ठीक है, आगे आओ। अ टेलीस्कोप ऑफ अपर्चर, जिसका अपर्चर दिया है 0.05 मीटर, व्यू ऑफ वायर गेज ऑफ डिस्टेंस 15 मीटर बाय यूजिंग द इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ गेज विच कैन बी क्लियरली सो, यानी कि वही रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पूछा है। टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है 1.22 इंटू लैम्डा बाई डी, या हमारा ये हमारा लैम्डा बाई आपका रिजॉल्विंग पावर होता है लैम्डा बाई कैपिटल डी। ठीक है, ये हमारा डी जो आपका होता है, ठीक है, आपका उससे इस वाले फार्मूले से निकल जाएगा। तो डी की वैल्यू आपको निकालनी है 1.22, लैम्डा की वैल्यू दी है 500 नैनोमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू डी की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू आपको कितनी दी है, ये आपका अपर्चर दिया है टेलीस्कोप का 0.05, ये मीटर में है तो मीटर में ही रहने दो। इसको सॉल्व करने के बाद द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ द गेज, उसका आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7 आपका मीटर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला टेलीस्कोप का कैसे है, इस वाले फार्मूले को निकालते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑन अ गेज, वो आपका डी की वैल्यू 1.22 लैम्डा अपॉन डी से हम निकाल लेते हैं। The diffraction grating has the n lines and the grating element is a plus b। अब यहाँ पे grating element n lines of grating element is a plus b। ठीक है, for a wavelength of line maximum resolving power, पहले resolving power को हम कैसे लिखते थे, resolving power को लिखते थे n into n, जब n नंबर ऑफ ग्रेटिंग होता था और n क्या था, ऑर्डर ऑफ डायफ्रेक्शन पैटर्न्स होता था। लेकिन यहाँ पे ग्रेटिंग एलिमेंट a प्लस बी है, n लाइन से, और ग्रेटिंग एलिमेंट आपका क्या है, n a प्लस बी है। उस केस में जो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू a प्लस बी, और डिवाइड बाई क्या है आपका लैम्डा। अगर a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट है, उस केस में आपका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, n इंटू a प्लस बी लैम्डा। तो कौन सा आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 25 का ए इज द राइट आंसर। तो ये था आपका टॉप 25 एमसीक्यूज। आपने देखा कि कुछ गिने चुने फॉर्मूलेस का ही हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। तो इस गिने चुने फॉर्मूले से हम लोगों ने ये डायफ्रेक्शन वाला चैप्टर जो है, हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्दर इतना ही पढ़ो, कुछ फार्मूला और आपके ध्यान में आ रहा होगा, कुछ छूट रहा होगा, तो उसको भी आप लोग अपने नोटबुक से देख लेना। तो बस इतना ही आज की क्लास के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।